बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। हम इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते, यह हाईकोर्ट की टिप्पणी है। एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है। नॉर्मली क्या आप सिर में गोली मार देते हैं? यह सवाल भी पूछा गया हाईकोर्ट की तरफ से। 4 पुलिस वाले आरोपी को कंट्रोल नहीं कर पाए, आरोपी को काबू में करना चाहिए था, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। और हम इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते, यह बॉम्बे हाईकोर्ट की बहुत ही तल्ख टिप्पणी। बदलापुर एनकाउंटर मामले की आपको बता दें कि कोर्ट में सुनवाई हो रही है। एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। सिर में गोली मारते हैं या हाथ पैर में, यह भी बॉम्बे हाईकोर्ट में सवाल पूछा गया जज की तरफ से। पुलिस वाले आरोपी को कंट्रोल कैसे नहीं कर पाए? 4 पुलिस वाले आरोपी को काबू में करना चाहिए था। तो बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट की यह टिप्पणी सामने आ रही है। आइए और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेते हैं। सीधे मैं आपको मुंबई लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। मृत्युंजय, पर अखिलेश, बॉम्बे हाईकोर्ट में बदलापुर केस का आरोपी है अक्षय शिंदे, उसके इनकाउंटर के मामले में पीआईएल दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई चल रही है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है और कई सवाल सरकार से पूछे हैं, कई सवाल उठाए भी हैं इस इनकाउंटर को लेकर। और ये भी टिप्पणी की है कि प्रथम दृष्टया ये देखकर नहीं लगता कि ये इनकाउंटर किया गया है। कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठाए हैं और किस प्रकार के सवाल उठाए हैं उसका भी जिक्र करना चाहूँगा। कोर्ट ने पूछा है कि आरोपी एक है, कमज़ोर है और 4 पुलिस वाले हैं जो कि ट्रेंड पुलिस ऑफिशियल हैं, तो ऐसे पर ये कैसे ओवर पावर नहीं कर पाए आरोपी को। दूसरी बात, गन लॉक थी या अनलॉक थी? तो ऐसे पर जवाब दिया गया कि गन अनलॉक थी। तो एसओपी क्या कहता है, अनलॉक करके गन कैसे ले जाया जा सकता है? इसके अलावा अगर आरोपी के हाथ में गन आ गई तो क्या ओवर पावर नहीं किया जा सकता था? ये सवाल उठाए। सवाल ये उठाया गया कि गोली कहाँ मारी गई। गोली ये मारी गई कि बाईं तरफ सिर पर मारी गई और दाईं तरफ से गोली निकल गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि क्या ये एसओपी है, क्या ये एनकाउंटर की परिभाषा है? हाथ और पैर में, ऐसी स्थिति में हाथ और पैर में गोली मारकर आरोपी को कंट्रोल किया जाता है, पकड़ने की कोशिश की जाती है। एक ही बुलेट चलाई गई आरोपी की तरफ, वो भी सिर पर चलाई गई। तो ये कहीं ना कहीं इस पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि एक बात बताया कि ये पिस्टल है या रिवॉल्वर। इस पर कहा गया कि पिस्टल है, क्योंकि आप पहली बार में पिस्टल चलाना इतना आसान होता है? खुद जज साहब ने, न्यायाधीश ने अपना एग्जाम्पल, अपना उदाहरण दिया कि मैंने सैकड़ों बार फायरिंग की है, ट्रेनिंग की है और पहली बार में कोई आम आदमी, खास करके कोई कमज़ोर आम आदमी जिसकी हथकड़ी, हाथ बंधे हो, ऐसी स्थिति में वो पिस्टल तो एक बार में नहीं चला सकता। तो ये सवाल उठाए हैं कोर्ट ने, बहुत तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि प्रथम दृष्टया देखकर ये नहीं लगता कि ये एक जैसी थ्योरी बताई जा रही है वैसा इनकाउंटर किया गया है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि हम पुलिस वालों की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए, इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए। इनकाउंटर में क्या कुछ हुआ इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए। आपको बता दें कि कोर्ट ने जी, इसके अलावा साथ ही कुछ अगली सुनवाई शायद हो, इसकी तारीख पड़ने वाली है, अभी सुनवाई चल रही है, लेकिन कई सवालों के जवाब के साथ हाजिर होने के लिए कहा गया है। इस पर तो आप नजर बनाकर रखिए, कोर्ट से जो भी खबर आएगी दर्शकों तक फौरन वो सूचना हम पहुंचाएंगे। लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि ऐसा लग रहा था कि इस एनकाउंटर को लेकर सरकार में बैठे लोग वाहवाही लूट रहे थे, पोस्टर तक लगा दिए गए जिसमें दिखाया जा रहा था कि जो डिप्टी सीएम है उनके हाथ में रिवॉल्वर है और लिखा हुआ था बदलापुर का बदला। कोर्ट की यह टिप्पणी बड़ी मायने रखती है और इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर अखिलेश, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और ये कोर्ट में हुआ। सिर्फ सड़कों पर हम बैनर पोस्टर देख रहे हैं और उसकी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन ये मामला कोर्ट रूम में भी गूंजा। ये मामला उठाया गया, सरकारी वकील ने इसका जवाब दिया और जो याचिकाकर्ता है उन्होंने कहा कि सर इस प्रकार से बैनर पोस्टर लगाकर ये दिखाया जा रहा है कि ये किया इनकाउंटर है। और ये कोर्ट रूम ने खुद, न्यायाधीश ने कहा कि इस प्रकार से अगर बैनर पोस्टर पर ये मैसेज जाएगा तो ये पुलिस तंत्र कायम हो जाएगा, लोकतंत्र कायम नहीं रहेगा। जिस प्रकार की कानून व्यवस्था होनी चाहिए वो कायम नहीं रहेगी। तो ये क्या मैसेज जाता है? जिस प्रकार के जा रहे हैं तो ये कल को पुलिस तंत्र यहाँ पर कायम होगी तो फिर कोर्ट कचहरी दिक्कत भी आ रही है। कोशिश हम करेंगे कि दोबारा आपसे संपर्क हो तो और विस्तार में आपसे बातचीत होगी, जानकारी हम लेंगे। लेकिन अब अगली खबर, बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा में रहती हैं, विवादों में रहती हैं। अब वो एक बार फिर से विवाद में हैं और इस बार उनके विवाद में आने की वजह है किसान कानूनों की वापसी की मांग। इसे लेकर नया सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ने घेरा है, बीजेपी ने किनारा कर लिया तो कंगना ने अपना बयान जो है उस पर खेद जता दिया। लेकिन बात कंगना की माफी से रुकी नहीं बल्कि बढ़ती जा रही है। अपडेट आपको बता दें कि किसानों पर कंगना के बयान पर घमासान बढ़ गया है। कंगना के बयान पर बीजेपी के नेता बंटे हुए दिख रहे हैं। सांसद हैं सीपी जोशी, वो कंगना के समर्थन में उतरे।
किसान कानूनों पर चर्चा हो, यह कह रहे हैं सीपी जोशी। तो कंगना के समर्थन में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि किसान हित में लाए गए थे बिल। मैं सोचता हूं ये सारा एक चर्चा का विषय है। क्या इस देश के हित में है, क्या किसान के हित में है, ये निश्चित रूप से चर्चा होगी। पहले भी कई लोगों से चर्चा होने के बाद जो भी कानून बने होंगे, लेकिन जो राष्ट्र हित में है, जो किसान के हित में है, उस पर निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। मैं नहीं कहता कि इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में ऐतिहासिक काम हुए हैं। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। कंगना रनौत जी ने जो कहा कि किसानों का वहां जो आंदोलन था वहां नासिक टंगी हुई थी, तो पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता। इस देश का किसान पूरी तरह से आज इस बात की मांग कर रहा है, जगह जगह मांग उठ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने किसान और गरीब की जिंदगी बदलने का काम किया है, उन बिलों को लागू करें। तो इसमें हम कंगना रनौत जी की बात का मैं पहली बार नहीं कह रहा, मैं तो ये बात पहले दिन से कहता आ रहा हूं, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर है। कंगना पर बरसे बीजेपी के नेता जयवीर शेरगिल। किसानों के खिलाफ कंगना के लगातार बयान। कंगना के बयानों से प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे काम को भी नुकसान पहुंच रहा है। कंगना के बयान निराधार और अतार्किक, यह बात कही गई जयवीर शेरगिल की तरफ से। तो कंगना के बयान को लेकर आप देखिए किस तरीके से उन्हें घेरा गया है। कंगना पर बरसे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जयवीर शेरगिल। किसानों के खिलाफ कंगना के लगातार बयान सामने आ रहे हैं और कंगना के बयानों से प्रधानमंत्री मोदी के जो अच्छे काम हैं उसको नुकसान पहुंचता है। जयवीर शेरगिल ने यह बात कही है। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट उन्होंने डाला वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और उसका लबो-लुबाब यही कि कंगना का बयान जो है उन्हें रास नहीं आ रहा है और इसी पर उन्होंने तल्ख टिप्पणी की। उनका यह कहना कि कंगना जो बयान दे रही हैं उससे नुकसान होता है पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी के जो अच्छे काम है उसको भी नुकसान पहुंचता है। मेरे साथ इस वक्त सचिन, मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर। सचिन, कुल मिलाकर बीच चुनाव, हरियाणा चुनाव के बीच जिस तरीके का बयान कंगना ने दे दिया, क्या आपको लगता है कि उनके यू टर्न ले लेने से यह मसला थम जाएगा? जी अखिलेश, देखिए चुनाव में महज 10 दिन बचे हैं और 10 दिन पहले कंगना रनौत का इस तरीके से बयान देना, क्योंकि अब शब्द जो हैं वो जुबान से निकल चुके हैं, उनको वापस लेना जो है वो संभव नहीं है। अब जितनी चाहे सफाई दे दी जाए तो डैमेज जो है अब कैसे कंट्रोल करना है बीजेपी के लिए वो चिंता है। पहले डैमेज किया था जब किसान आंदोलन को लेकर ही बयान दिया था कंगना रनौत ने। उस वक्त भी बीजेपी की लीडरशिप हरियाणा की काफ़ी नर्वस नज़र आ रही थी, सफाई जो है देते नहीं बन रही थी उनसे। और अब एक बार फिर से 10 दिन पहले, चुनाव से पहले कंगना रनौत के इस तरीके के बयान देना और बाद में सफाई देना और मैं वापस लेती हूं अपने शब्द, ये कहना जो है, पर जो होना था वो हो चुका है अब, क्योंकि कंगना रनौत के शब्द जो हैं वो लोगों तक पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कैसे इसको जो है अब काउंटर करेगी आने वाले 5-7 दिनों में, जब चुनाव जो है बिल्कुल पीक पे होगा। ये कुछ एक दिन है जब चुनाव का प्रचार जो है बिल्कुल अपने पीक पे जाएगा और ऐसे माहौल में कंगना रनौत की स्टेटमेंट ने जो है बीजेपी की लीडरशिप जो है हरियाणा की, उसको जो है पशुपेश में डाल दिया है। बेशक सफाई दी है कंगना रनौत ने, अपने शब्द जो हैं वो वापस लिए हैं, पर बार बार कंगना रनौत की इस तरीके की स्टेटमेंट्स जो हैं वो हरियाणा बीजेपी को जो हैं पशुपेश में डाल रही हैं और बीजेपी लीडरशिप जो है वो असहज जो है नज़र आ रही है इन डेवलपमेंट्स को लेके, खासकर ऐसे दौर में जब बीजेपी जो है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से भी जो है पार पाना चाह रही है। मेहनत जो है बीजेपी के लीडर्स जो हैं इसके लिए कर रहे हैं, पर इस तरीके के बयानबाजी जो है बीजेपी लीडरशिप के लिए वो मुश्किलें खड़ी कर देती है। तो बेशक कंगना ने जो है सफाई दी है, पर आने वाले 5-7 दिनों में बीजेपी प्रचार में जो है इसको कैसे काउंटर करेगी, क्योंकि ये अब बार बार उठेगा जो है आने वाले 5-7 दिनों में चुनाव प्रचार में, जिस तरीके की कंगना के जो शब्द जो हैं किसान आंदोलन को लेकर या फिर 3 खेती कानूनों को लेकर जो हैं वो रहे हैं।
बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से किसान आक्रोशित बताए जा रहे थे, हरियाणा हो या फिर पंजाब की बात की जाए, तो ऐसा लगता है कि उसमें आग में घी डालने का काम कर देती हैं कंगना, जब इस तरीके के बयान वो दे देती हैं। सियासी घमासान की स्थिति है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कंगना ने अपने बयान पर सफाई दी। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि कंगना ने क्या कहा था, जिस पर विवाद हुआ और उसके बाद अब उन्होंने यू टर्न लिया है। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज वापस मांगे। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। तो बयान देती हैं कंगना, उस पर सफाई फिर पेश कर देती हैं, यू टर्न ले लेती हैं, लेकिन राजनीति में जो बातें कही जाती हैं वो बहुत दूर तक फिर पहुंच जाती है। तो क्या इसका बीजेपी को नुकसान होगा, ये सवाल तो है। कंगना के बयान पर बीजेपी के नेता वैसे बटे हुए दिख रहे हैं। सीपी जोशी ने उनका बचाव किया कंगना का। वो कह रहे हैं कि किसान कानून पर चर्चा हो, ये सीपी जोशी का कहना है। किसानों के हित में है मोदी सरकार, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। यानी ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत ने जो बात कही उस पर बीजेपी के अंदर भी अलग अलग सुर हैं। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि जितने भी किसान के कानून थे उन्हें वापस लाया जाए और किसानों को खुद मांग करनी चाहिए। आप खुद किसान हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक किसान होने के नाते ये कह सकता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो किया है वो अकल्पनीय है। एक प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू हुआ था और उसको आगे बढ़ाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप देखिए कि आज़ादी के बाद पहली बार किसान की फसल का भी बीमा होना चाहिए, पहली बार भाजपा की सरकार ने सोचा। एक किसान को अपना खाद बीज लाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड भाजपा की सरकार लेके आई है। गांव में किसान को आने जाने के लिए सड़क बने ताकि वो अपनी उपज को, दूध को मंडी तक ले जा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो चाहे नेशनल हाईवे हो, ये पहली बार भाजपा की सरकार में शुरू हुआ। तो आखिर क्यों ये सब काम कांग्रेस के शासन में क्यों नहीं हो पाया इतने सालों तक? ये नरेंद्र मोदी जी थे जो किसान के खाते में पहली बार पैसा पहुंचना शुरू हुआ। आपको लगता है दोबारा लाने चाहिए कानून, जितनी डिबेट हुई, जितने आंदोलन हुए उसके बावजूद? देखिए, मैं सोचता हूँ ये सारा एक चर्चा का विषय है। क्या इस देश के हित में है, क्या किसान के हित में है, ये निश्चित रूप से चर्चा होगी। पहले भी कई लोगों से चर्चा होने के बाद जो भी कानून बने होंगे, लेकिन जो राष्ट्र हित में है, जो किसान के हित में है, उस पर निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। मैं नहीं कहता कि इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में ऐतिहासिक काम हुए हैं। और अब अगली खबर, राहुल की रैली से पहले उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस ने जम्मू पर ध्यान नहीं दिया। उमर अब्दुल्ला ने यह गंभीर आरोप लगाया, जम्मू के मैदानी इलाकों में उतना काम नहीं किया। तो राहुल की रैली होनी है और उससे पहले उमर अब्दुल्ला का यह बड़ा बयान, जाहिर तौर पर इस पर सवाल खड़े होंगे चूंकि सहयोगी हैं
और आपस में इस तरीके की बात एक दूसरे की लेकर कही जा रही है, वो भी बिल्कुल चुनाव के बीच में, मतदान वाले दिन, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या सब कुछ ठीक नहीं है? गठबंधन की गांठ क्या खुल रही है? I hope that after Rahul is done campaigning in 1 or 2 seats in Kashmir, he focuses in Jammu. Ultimately, what the Congress does in Kashmir is not that important. What the Congress does in Jammu is important. And unfortunately, Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. The lion's share of the seats that the alliance gave in Jammu was to the Congress party. Yet the Congress's campaign in Jammu is yet to begin, and there are only 5 days of campaigning. So I hope that after Rahul is done campaigning on this one seat in the valley, the Congress focuses all its attention in the plains of Jammu. मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह श्रीनगर में मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। आशीष, सवाल यही है, बीच चुनाव अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला, तो क्या यह माना जाए कि गठबंधन की गांठ खुल रही है, या फिर इसके पीछे कुछ खास स्ट्रेटजी है, अपने अपने वोटर्स को साधने का प्रयास है? देखिए, ये राजनीतिक बयान है, निश्चित तौर पर इसके पीछे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ज़रूर है उमर अब्दुल्ला की, जिसमें वो पहले से इस तरह का ग्राउंड तैयार कर देना चाहते हैं। जो आर्ग्यूमेंट अभी मुझे वैली में दिख रहा है, जब मैं इस वक्त कश्मीर में सेकेंड फेज में आया हूँ, कि कांग्रेस वैली में कोई बहुत अच्छा परफॉर्म शायद नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला ने इस तरह का बयान दिया है कि अगर कल को रिजल्ट मन माफिक नहीं आते हैं तो ये ब्लेम जो है कांग्रेस पे ट्रांसफर किया जा सके कि कांग्रेस को जिस क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए था जम्मू में, उतना ज़्यादा अच्छा ध्यान कांग्रेस ने जम्मू में नहीं दिया। हमने देखा भी है कि अभी तक कोई धुआंधार रैलियां नहीं की गई हैं। राहुल गांधी आज ज़रूर जम्मू कश्मीर में है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उस तरह का अग्रेसिव कैंपेन अभी तक देखने को नहीं मिला था। इससे पहले भी देखिए अखिलेश, लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का। ज़्यादा दिन नहीं बीते, 20 दिन महज पहले उमर अब्दुल्ला ने एबीपी न्यूज़ पर कहा था कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कांग्रेस के साथ हमारी बात नहीं बन पा रही है, कुछ सीटों पर वो ऐसे अड़ गए हैं जो हम नहीं दे सकते, कुछ सीटों पर हम अड़े हुए हैं। इसके कुछ और अरसा पीछे मैं जाऊं तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि कांग्रेस देश में जिस तरह से कमजोर हो गई है, वैसे में तमाम दूसरी पार्टियां ऑपोजिशन की कैसे लीड लें जब तक कांग्रेस कमजोर रहती है, राहुल गांधी को लीड लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि ये मुझे लगता है एक पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि अगर मन माफिक नतीजे नहीं आते हैं तो ब्लेम कांग्रेस पर ट्रांसफर किया जा सके कि जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में कॉन्सेंट्रेट करके बेटर परफॉर्म करना चाहिए था कांग्रेस को, जिसके आधार पर एनसी कांग्रेस इजीली कंफर्टेबल विक्ट्री हासिल कर सकती थी, उसकी वजह शायद ये रही। हालांकि अब ये देखना होगा, ये मुझे लगता है फ्यूचरिस्टिक बयान है, पहले से बयान देकर के एक माहौल जरूर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नतीजे सामने आए नहीं है। ये देखना होगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुद रहती है, और जो 2 सीटें उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं वो दोनों वो खुद भी जीतते हैं, या जैसा यहां पर कहा जा रहा है कि उनकी पोजीशन जो है वो गांदरबल में भले उतनी मजबूत होना। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। और अभी की ये बड़ी खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आप तक पहुंचाई कि उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। और अब हम आपको हरियाणा लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सोनीपत में हैं। आज दुनिया के बाजारों में पहुंच रहे हैं, यही है नए भारत की ताकत। साथियों, अब जब दुनिया भर से लोग भारत में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नई कंपनियां खोलने आना चाहते हैं, तो आप खुद सोचिए हरियाणा में यहां कैसी सरकार होनी चाहिए। हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने वाली भाजपा सरकार जरूरी है। हरियाणा में नौकरियों को बढ़ावा देने वाली भाजपा सरकार जरूरी है, क्योंकि आप भी जानते हैं जहां भी केंद्र सरकार आई और कांग्रेस को मौका मिला, जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखा, एक काम पक्का, करप्शन, 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 भ्रष्टाचार, 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 भाई भतीजावाद,
भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। भारत के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार को पैदा करने वाली, पालना पोसने वाली, हमारे देश में भ्रष्टाचार की कोई जन्मदात्री है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। याद कीजिए 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। आज जो नए वोटर है ना 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी, ये 10 साल पहले की कथा है, एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जिसमें खर्ची और पर्ची न चलती हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। हरियाणा को लूट कर खाने वाली ऐसी करप्ट कांग्रेस को हरियाणा की सरकार से मीलों मीलों दूर रखना है, तब जाके हरियाणा बचेगा। और आपका तो मुझ पर हक है, मुझे भी तो हरियाणा का कर चुकाना है। अब हम आपको जम्मू लिए चलते हैं। राहुल गांधी यहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इनका लक्ष्य रास्ता साफ करने का है। किसके लिए? अदानी और अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए। नोटबंदी और जीएसटी ने, गलत जीएसटी ने हिंदुस्तान में लाखों स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस खत्म कर दिए। अभी मेरा प्रोग्राम था, कुछ मिनट पहले मेरा प्रोग्राम था, एक लड़की आती है कहती है राहुल जी मेरा सपना था, मैं छोटा बिजनेस चालू करना चाहती थी। गवर्नमेंट ने कहा कि ग्रांट मिलेगा, मैंने पूरी प्रिपरेशन कर दी। एरोमेटिक्स का मेरा बिजनेस था, मैंने पूरी तैयारी कर दी। मुझे कहा कि पैसा मिलेगा, पैसा नहीं आया। मेरी मां की डेथ हो गई, मेरे पिता ने मेरी मदद की, मगर मेरा बिजनेस खत्म हो गया। आज मैं छोटा बिजनेस नहीं चलाना चाहती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि जम्मू कश्मीर में छोटा बिजनेस नहीं चलाया जा सकता है। मगर यही आपकी रीढ़ की हड्डी है। तो बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की सियासी सरगर्मी नजर आ रही है, चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा हो। गुजरात के बोटाद से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। ओखा से भावनगर जाने वाली ट्रेन डिरेल करने की साजिश। रेलवे पटरी पर मिले हैं लोहे के टुकड़े। रेलवे ट्रैक 3 फीट की लोहे की पट्टियां बरामद की गई हैं। तो आप देखिए कैसे पिछले दिनों में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।
अब गुजरात के बोटाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ओखा से भावनगर जाने वाली ट्रेन डीरेल करने की साजिश का खुलासा हुआ है। रेलवे पटरी पर मिले हैं लोहे के टुकड़े। आपको बता दें, देखिए ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, रेलवे ट्रैक से 3 फीट की लोहे की पट्टियां बरामद की गई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है। ट्रेन को डीरेल करने की साजिश के सिलसिले में एक और खुलासा, इसके पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें आती रही हैं और हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं कई मौकों पर देखने को मिली हैं। और मेरे साथ इस वक्त महिपाल जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। महिपाल, ये जो खबर आ रही है इसके बारे में कुछ और सूचना मिल पाई है क्या? गुजरात में एक हफ्ते में दूसरी घटना है कि जो रेल को उछलने का प्रयास हुआ है। ये घटना रात की घटना है। ओखा से भावनगर ट्रेन जा रही थी 19210। बोटाद जिले के कुंडली रेलवे स्टेशन है, वहां से 2 किलोमीटर करीब एक घटना सामने आई है। ट्रेन वहां से जब पसार हो रही थी तो ट्रेन के बीच में 4 फुट का ट्रेन का जो लोहे का जो भाग था वो रखा गया था। ट्रेन का इंजन जब वहां से पसार हो रहा था, इंजन में दबाव आया, इसलिए ट्रेन का जो ड्राइवर है उसको मालूम पड़ा, उसने देखा, जांच किया और समग्र जो हकीकत है वो बाहर आई। इसके लिए हाल तो बोटाद प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और आरपीएफ सभी लोग रात से रेलवे का जो घटना है घटना स्थल पर पहुंच गए थे और अलग अलग दिशा में हाल वो लोग इंक्वायरी भी कर रहे हैं। और प्राथमिक इंक्वायरी में सामने आ रहा है कि कोई ऐसा आदमी के जिसने पटरी से रेल गिराने का प्रयास किया है। अभी तो ये अलग अलग दिशा में पुलिस तपास कर रही है। तपास के बाद सही क्या नतीजा आएगा वो सामने आएगा। चलिए, तो तफ्तीश जारी है, लेकिन शुरुआती जानकारियां जो सामने आ रही हैं उससे साजिश की ओर साफ साफ इशारा। और ये देखिए तस्वीरें भी वहां की हम आपको दिखा रहे हैं। और अब देहरादून से खबर है, जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर में एक बड़ा हादसा हो गया है। पटाखे के गोदाम में लगी भीषण आग। देर रात गोदाम में रखे पटाखे में आग लग गई। किराए के मकान में अवैध तरीके से पटाखे रखे गए थे। तो अभी की ये बड़ी खबर आ रही है, देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर में यह हादसा हुआ है। पटाखे के गोदाम में भीषण आग लगी है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। ये आवाज आप साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे, पटाखों के धमाके की आवाज। देर रात की घटना है, किराए के मकान में अवैध तरीके से पटाखों को रखा गया था और उसके बाद देखिए जब आग लग गई, वहां पर पटाखे की आवाज आने लगी एक के बाद एक। तमाम जो ये पटाखे हैं वो उसकी चपेट में आने लग गए और उसके बाद बड़ा हादसा सामने आया है। हालांकि इसमें क्या कुछ नुकसान भी हुआ है, कोई घायल भी है, कोई जख्मी भी है, इस बारे में अभी कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग लगी पटाखे के गोदाम में। देर रात की घटना है जब आग लग गई और उसके बाद आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में कैसे वहां पर धमाका होता रहा। यूपी के बहराइच में बस्ती पर बुलडोजर एक्शन की खबर है। सराय जागना इलाके में चला है बुलडोजर। अतिक्रमण वाले घरों पर कार्रवाई की गई है। लोग खुद भी हटा रहे हैं अतिक्रमण। यह तस्वीर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। बहराइच में बताया जा रहा है कि ये गलत तरीके से, अवैध तरीके से निर्माण किया गया था। ये पूरी बस्ती बसा ली गई थी। बुलडोजर एक्शन लिया गया, इन्हें तोड़ा गया, इन घरों को। ये सराय जागना इलाका वहां का है जहां पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। और जब प्रशासन का सख्त रुख नजर आया तो कुछ लोग खुद भी वहां से अतिक्रमण हटाने लगे। तो बहराइच में जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सराय जागना इलाके में बुलडोजर वाली कार्रवाई सामने आई है। अतिक्रमण करके जो घर बनाए गए थे, यानी जो अवैध तरीके से वहां पर निर्माण किया गया था, उसे तोड़ दिया गया। पुलिस और प्रशासन का कड़ा पहरा, वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस वालों की मौजूदगी, और तब ये कार्रवाई की गई है। जहाँ पे हमने जमीन को विश्वास नहीं है। हम कहाँ रही, हम कहाँ चले गई, मर गई, हमका गोली मार। सरकार से हमका कहूँ वतन दे दे, जगह जमीन दे दे, हमारे कॉलोनी ना कमा के बनवाए ना पे मर्द तो बैठा नहीं। प्रशासन आने पे होगा जो भी है।
जिन लोगों के घर इस कार्रवाई की चपेट में आ गए वो दुखी थे, रो रहे थे, परेशान थे। वो तस्वीरें आपने देखी हैं। लेकिन प्रशासन का यह कहना कि गलत तरीके से घर बनाए गए थे। उस बस्ती के कई घर ऐसे हैं जिनका निर्माण गलत तरीके से, अवैध तरीके से किया गया था। ऐसे में यह सख्ती बरती गई है और बुलडोजर के जरिए इन घरों को धराशायी कर दिया गया। पुलिस वहां पर पहुंची थी बड़ी संख्या में, प्रशासन का पहरा था और उसी बीच ये कार्रवाई की गई है। कई घर वहां पर जमींदोज कर दिए गए। अतिक्रमण वाले जितने घर थे वो तोड़ दिए गए हैं। तो बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। ये बहराइच की घटना है। यूपी के बहराइच में अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर की मदद ली गई है। आपको बता दें कि सराय जागना इस इलाके को कहते हैं जहां पर यह कार्रवाई की गई। अतिक्रमण वाले जितने घर थे उन्हें धराशायी कर दिया गया, तोड़ दिया गया है। हालांकि जिन लोगों के घर टूट गए वो किस तरीके से वहां पर गमजदा है वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। कई लोग रोते हुए नजर आए। और अब खबर है मध्य प्रदेश से, बहुत ही हैरान करने वाली खबर। राज्य में कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों का भरोसा राज्य की सरकार ने तोड़ दिया। कोविड के दौरान माता पिता को खोने वाले 1326 बच्चों के लिए शिवराज सरकार ने सीएम बाल आशीर्वाद योजना शुरू की थी और इसी के तहत हर महीने 5000 की पेंशन दी जाती थी। लेकिन 6 महीने से यह बंद है। अनाथ बच्चों का हाल बेहाल है, कोई इन्हें देखने वाला नहीं। ये अनाथ हो गए थे कोविड के समय में, महामारी के दौरान। तब सरकार ने उनके लिए यह प्रावधान किया था, यह व्यवस्था बनाई गई थी। लगभग 1500 के आसपास, 1500 इनकी संख्या बताई जाती है। 1326 जो आंकड़ा है, शिवराज सरकार ने बाल आशीर्वाद योजना तब शुरू की थी और उस वक्त यह तय किया गया था कि इसके तहत 5000 की पेंशन दी जाएगी। लेकिन पिछले 6 महीने से इन बच्चों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। सबको सूचित किया जाता है कि 6 फीट का दूरी बना के रखें, नहीं तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। कोरोना ने मध्य प्रदेश के जिन बच्चों का सब कुछ छीन लिया, जिनके माता पिता की कोविड की लहर में मौत हो गई, वो पहले सरकार भरोसे थे लेकिन अब भगवान भरोसे हैं। ना घर में खाने का है ना कुछ पीने का। 6 महीने हो चुके हैं, उस एक राशि भी नहीं डाली हुई है मामा जी ने। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कोविड में अनाथ हुए बच्चों को 6 महीने से 5000 रुपए महीने की सरकारी मदद नहीं मिल रही। बच्चे पूरी तरह परेशान हैं। भोपाल से 25 किलोमीटर दूर ये लसुड़िया परिहार गांव की तस्वीर है। ये आलोक अहिरवार का घर है। आलोक की मां चंद्रा अहिरवार और पिता अनिल अहिरवार कोरोना का शिकार हो गए थे। अनिल के दोनों बच्चों आलोक और आयुषी पर तब पहाड़ टूट पड़ा था, अचानक अनाथ हो गए थे। तब सरकार ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। 3 महीने की राशि डाली गई थी, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च तक का पेमेंट आ चुका था हमारे पास। इसके बाद में अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया। अब सरकार नई वाली बने हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी की तरफ से एक भी महीने की राशि नहीं आई। बने हुए 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। ये जितेंद्र अहिरवार हैं, आलोक के चाचा। खुद रीढ़ की बीमारी से मुश्किल में हैं। कोरोना के संक्रमण से 3 साल पहले जितेंद्र के भाई और भाभी की मौत हो गई थी। इसके बाद उनके 2 बच्चे आयुषी और आलोक अनाथ हो गए। 3 साल तक सरकारी पेंशन से बहुत मदद मिली, लेकिन अब पेंशन बंद है। चाचा जितेंद्र खुद लाचार हैं और दादा इतने सक्षम नहीं। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भतीजे आलोक और भतीजी आयुषी की परवरिश कैसे होगी। ये मासूम बच्चे अभी भी मामा जिनको बोल रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान है, उनको नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और भांजा भांजी उनके ये प्रिय थे और इन्हीं को लेकर लगातार वो प्रदेश में चर्चित है। फिलहाल तो ये जो आलोक है और आयुषी है ये बेहद परेशान है, इसलिए क्योंकि जो कोरोना काल में देश का पहला एकमात्र मध्य प्रदेश था जहां कोरोना काल के दौरान इन मासूम बच्चों को जिनके माता पिता नहीं हुआ करते थे उनको 5-5 हज़ार रुपये सहायता राशि के रूप में देने का काम किया था। मई 2021 में तब की शिवराज सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए 1326 बच्चों की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाने का ऐलान किया था। कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से
पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा। इन्हें हर महीने 5,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन देने का वादा किया था। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सीधे मैं आपको भोपाल लिए चलता हूं। मेरे साथ नितिन ठाकुर हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं, अब्बास हफीज भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और पंकज चतुर्वेदी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले नितिन, आप ही से समझना चाहूंगा वजह क्या बताई जा रही है इन सब के पीछे। जी अखिलेश जी, बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश में 3 साल पहले जिस तरह से देश भर में कोरोना महामारी का भयानक तस्वीरें सबने देखी थी, लेकिन जो तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने मार्च 2021 में इस योजना का शुभारंभ किया था। यानी कि उन्होंने मुख्यमंत्री बाल योजना, ये जिनके माता पिता नहीं है उन बच्चों को 5-5 हज़ार रुपये देने की बात की थी। एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी योजना थी कि जिस तरह से उन बच्चों को कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई, उसी को लेकर ये पूरी योजना चलाई गई थी। लेकिन अब जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है और इनको 6 महीने हो गए हैं, और 6 महीने से जिस तरह से इन बच्चों को जो कोविड की राशि होना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, और ये बताया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कि बजट का अभाव है। मध्य प्रदेश में जो पैसे इन बच्चों को मिलना चाहिए था, तो बजट के अभाव में बच्चों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। पंकज जी, मामा की शुरू की हुई योजना बहुत अच्छी योजना थी, तब बहुत वाहवाही भी लूटी थी आप लोगों ने, क्यों ऐसे आप लोगों ने रोक दिया? ये अनाथ बच्चे हैं भैया, इनका कोई देखने वाला नहीं है, देखरेख करने वाला, कहां जाएंगे ये? अखिलेश जी, आप मध्य प्रदेश के बहुत दौरे करते हैं, पुराने पत्रकार हैं, आपने मध्य प्रदेश को बहुत नजदीक से देखा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले शिवराज जी प्रथम सेवक थे, अब माननीय मोहन यादव जी प्रथम मुख्य सेवक है, और जो योजना थी वो प्रचलन में है। 2021 से योजना प्रारंभ करी, मार्च से 1326 बच्चे उसमें पंजीकृत किए गए, और उसमें अखिलेश जी पात्रता की शर्तें हैं। 21 वर्ष की आयु है, और 21 वर्ष की आयु के बाद यदि कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसके लिए उसकी ग्रेजुएशन या 24 साल पहले, ये सारी चीजें। और जून तक की राशि का भुगतान मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, और बजट की कोई कमी नहीं है। अभी सिर्फ 3 महीने ये परीक्षण किया जा रहा है, इसलिए ताकि पात्रता पुनर्निर्धारित किया सके कि वो 21 वर्ष की आयु या 21 या 24 की भी ग्रेजुएशन कौन सी पहले कर रहा है। तो सिर्फ परीक्षण के चलते कुछ विलंब जरूर हो सकता है। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका संदर्भ आप समझिए। जी पंकज जी, आप भी एक सीनियर लीडर हैं वहां बीजेपी के, मुझे ये बताइए, देखिए ठीक है, आप जो भी परीक्षण करना चाहते हैं करते रहिए समानांतर में, पैरेलल में, लेकिन जिन बच्चों को देखने वाला कोई है नहीं, अनाथ है, वो कैसे अपना काम चलाएंगे अगर पैसे नहीं देगी सरकार? तो अखिलेश जी, हाँ अखिलेश जी, सरकार के पास नंबर 1 बजट का कोई अभाव नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में स्पष्ट तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में कोई योजना तो हम बंद कर रहे हैं, बल्कि हम तो और प्रारंभ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके पास वित्तीय नियंत्रण और सुदृढ़ वित्तीय अनुशासन की व्यवस्था है, इसीलिए बजट का विषय नहीं है। लेकिन अखिलेश जी, परीक्षण की प्रक्रिया है। यदि किसी भी योजना में कोई पात्रता की शर्त 21 वर्ष की आयु या 21 के बाद 21 से 24 ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन पहले या 24 पहले, उसका परीक्षण तो समय से ऊपर किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। अब्बास हफीज हमारे साथ है कांग्रेस से। अब्बास भाई, इसका मतलब अगर परीक्षण कर रही है सरकार तो आप लोग क्या बेवजह तूल दे रहे हैं क्या इस मसले को? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 1300 कुछ बच्चे रजिस्टर्ड हैं पहले से। आपने एक तरह से उनको गोद लिया है, सरकार ने मध्य प्रदेश की अडॉप्ट किया। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत जोरों शोरों से इसका प्रचार प्रसार भी किया, ये मानवता के एंगल से। लेकिन आज जिन बच्चों का कोई नहीं है, जो मध्य प्रदेश की सरकार के भरोसे थे, उनके सारा खर्चा जो था उस हिसाब से प्लान रहा। उनकी पढ़ाई में जो अतिरिक्त खर्चा आता है, उनके खान पान का खर्चा भी जो आता है, जो उनकी किसी की बूढ़ी दादी है, किसी का कोई परिवार का जो उनको संभाल रहा है, अगर 10 महीने 6 महीने से नहीं मिलेगा उनको, तो इसके ऊपर जिम्मेदार कौन होगा? आप परीक्षण करते रहिए, आप ये करते रहिए कि वो कौन सही है, कौन पात्र है, कौन अपात्र है। पहली बात तो ये है कि जब बजटरी प्रोविजन 7 करोड़ का रखा है, तो बजटरी प्रोविजन के तहत उनका पैसा क्यों नहीं रिलीज हुआ है? या तो खजाने खाली है, ये कहिए कि आपने कंगाल कर दिया मध्य प्रदेश को, या दूसरा कहीं बड़ा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया पूरा मध्य प्रदेश का, ये कॉर्पस का जो बनाया था आपने, या कॉर्पस बनाया ही नहीं, हवाई बातें की थी। तीसरी चीज है कि आप शिवराज सिंह चौहान जी को नाकाम करने के लिए उनकी पॉलिसीज को जो निरंतर रोक रहे हैं, अनाथ बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, वजह कोई भी हो अब्बास जी, चूंकि मेरे पास वक्त नहीं, इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूं, वजह कोई भी हो,
लेकिन कम से कम जो ये बच्चे हैं वो इससे प्रभावित नहीं होने चाहिए। सरकार को इतनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, चूंकि ये अनाथ है, इनका कोई नहीं है देखरेख करने के लिए, और चूंकि सरकार की शुरू की ही योजना है, सरकार ने एक समय में योजना शुरू की थी, तो इसे चलाना चाहिए। इन बच्चों को अनवरत मदद मिलते रहे, ये बहुत जरूरी है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब्बास जी आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ नितिन ठाकुर हमारे सहयोगी भी मौजूद थे भोपाल से, आपका भी धन्यवाद।